नमस्कार, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल SGY साइंस क्लासेस में और मैं हूँ राममूर्ति। आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग डील्स करने जा रहे हैं केमिस्ट्री के एक इम्पोर्टेंट टॉपिक कहिए, चैप्टर कहिए, जिसका नाम है पॉलीमर, जिसे हिंदी में हम लोग बहुलक कहते हैं। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं अपने इस पाठशाला को और अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं अपने इस पाठशाला को और जैसा कि आप देख रहे होंगे हमने सबसे पहले हेडिंग बनाया है आ, पॉलीमर। क्या हेडिंग बनाया हमने? पॉलीमर हेडिंग बनाया है। और तो सबसे पहले हम लोग डील करेंगे कि ये पॉलीमर होता क्या। तो देखिए, द कंपाउंड हैविंग हाई मॉलिक्यूलर वेट एंड which is formed by the combination of large number of a small unit is called polymer। मतलब वैसे यौगिक जिनका आणविक द्रव्यमान उच्च होता है, वैसे यौगिक जिनका आणविक द्रव्यमान उच्च होता है तथा जो छोटे इकाई से बने होते हैं उसे बहुलक कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? बहुलक कहते हैं। जैसे अगर एग्जाम्पल के लिए देखें तो कह सकते हैं पॉलीथीन। पॉलीथीन इज फॉर्म्ड ऑफ एथीन, यानी पॉलीथीन एथीन से बने होते हैं। अब जो बहुलक यानी पॉलीमर जो छोटे छोटे इकाई से बनते हैं उससे हम लोग क्या कहते हैं? मोनोमर कहते हैं। क्या कहते हैं? मोनोमर कहते हैं। यानी द स्मॉल यूनिट इन द पॉलीमर इज कॉल्ड मोनोमर। यानी बहुलक के छोटे इकाई को एकलक कहते हैं। क्या कहते हैं? बहुलक के छोटे इकाई को क्या कहते हैं? एकलक कहते हैं। और पॉलीमर इज हायर मॉलिक्यूलर वेट मॉलिक्यूल कंटेनिंग 20,000 AMU मॉलिक्यूल। यानी बहुलक काफी उच्च आणविक द्रव्यमान वाले अणु से बने होते हैं जिसमें 20,000 AMU अणु होते हैं, इसलिए इसे बृहद अणु भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसे बृहद अणु कहा जाता है। अब अगर हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ पॉलीमर का, किसका बात करते हैं? टाइप्स ऑफ पॉलीमर। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, यानी संरचना के आधार पर बहुलक के प्रकार। संरचना के आधार पर बहुलक तीन प्रकार के होते हैं और सबसे पहले हम लोग देखेंगे लीनियर पॉलीमर यानी रैखिक बहुलक के बारे में। तो कहेंगे द टाइप ऑफ पॉलीमर कंटेनिंग लॉन्ग एंड स्ट्रेट चेन। मतलब इस प्रकार के जो बहुलक होते हैं, यानी इस प्रकार के बहुलक में लंबी और सीधी श्रृंखला होती है। जैसे कि आप इस फिगर में देख रहे होंगे, देखिए यहाँ पर ये सब जो है, ये है, इधर ये है, ये सब जो है ये सब मोनोमर है और ये सब जुड़ करके एक सीधी श्रृंखला का निर्माण किया है। क्या किया है? यह एक सीधी श्रृंखला का निर्माण किया है। फिर इधर देखिए, यह भी एक प्रकार का सीधी श्रृंखला है। तो ऐसे पॉलीमर को हम लोग लीनियर पॉलीमर यानी रैखिक पॉलीमर कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए कह सकते हैं जैसे कि पॉलीथीन हो गया, पॉलीविनाइल क्लोराइड हो गया, यानी पीवीसी जिसे आप शॉर्ट में कहते हैं। ये सब जो होते हैं ये सब रैखिक बहुलक होते हैं। दूसरा टाइप होता है, अगला टाइप है ब्रांच्ड चेन पॉलीमर, जिसे हिंदी में शाखित श्रृंखला युक्त बहुलक कहते हैं। क्या कहते हैं? शाखित श्रृंखला युक्त बहुलक कहते हैं। दिस टाइप ऑफ पॉलीमर कंटेनिंग ब्रांच, ऐसे बहुलक में क्या होते हैं? शाखा होते हैं। ऐसे बहुलक में शाखा होते हैं। जैसे कि आप नीचे की इस फिगर को देख रहे होंगे, देखिए यहाँ पर क्या है, ये मोनोमर मिल करके बहुलक का निर्माण किया है। किसका निर्माण किया है? बहुलक का निर्माण किया है। इधर भी ये मोनोमर मिल करके किसका निर्माण किया है? बहुलक का निर्माण किया है। लेकिन इन दोनों में देखेंगे तो इधर देखिए ये शाखा युक्त है, फिर इधर देखिए ये भी क्या है, इधर ये शाखा युक्त है। फिर इसको देखिएगा तो इसमें भी देखिए दो शाखा, एक इधर है और एक इधर है। तो ऐसे जो पॉलीमर होते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं? ब्रांच्ड चेन पॉलीमर कहते हैं, शाखा युक्त बहुलक कहते हैं। और शाखित बहुलक निम्न घनत्व वाले होते हैं। शाखित बहुलक कैसे होते हैं? निम्न घनत्व वाले होते हैं। अब अपना थर्ड टाइप है क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर, यानी त्रियक बंधित बहुलक। त्रियक बंधित बहुलक
This type of polymer is formed by 2 or 3 active monomer in which linear chain polymer a, a polymer is joined by covalent bond to each other। कह सकते हैं कि ऐसे बहुलक द्वि या त्रिक्रियाशील मूलक युक्त एकलक द्वारा बने होते हैं जिसमें रैखिक बहुलक की श्रृंखला एक दूसरे से बहुत मजबूत सहसंयोजक बंधन द्वारा बंधे होते हैं। इसमें क्या होते हैं, जो बहुलक होते हैं उसमें 2 या 3 क्या होता है, क्रियाशील मूलक होते हैं जो एक चेन में बंधे होते हैं और उसके बीच जो बंधन होता है वो क्या होता है, वो सहसंयोजक बंधन होते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पर एक श्रृंखला ये बना है, दूसरी श्रृंखला ये बना है, उसके बाद एक तीसरी श्रृंखला ये वाला बना है। आप देख रहे होंगे ये 3 श्रृंखला है और ये तीनों श्रृंखला जो है देख रहे होंगे, एक ये जो फर्स्ट वाले श्रृंखला ये इससे इस प्रकार से कनेक्ट है और ये सेकेंड वाले श्रृंखला 2 जगह पर, एक यहाँ पर और एक इधर कनेक्ट है, इसलिए इसे हम लोग कहते हैं क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर। क्या कहते हैं, क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर। और ऐसे पॉलीमर आपको कहाँ कहाँ देखने को मिलेंगे, तो ऐसे पॉलीमर आपको देखने को मिलेंगे बेकेलाइट में और मेलेमाइट में। किस में देखने को मिलेंगे, बेकेलाइट और मेलेमाइट में, बेकेलाइट और मेलेमाइट में देखने को मिलेंगे। चलिए अब आगे हम लोग देखते हैं, आगे है फिर से कहेंगे देयर आर 2 टाइप्स ऑफ पॉलीमर। पॉलीमर सामान्यतः 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। पहला नेचुरल पॉलीमर, पहला क्या होता है, नेचुरल पॉलीमर यानी प्राकृतिक बहुलक। कहेंगे वैसे बहुलक जो प्राकृतिक स्रोत जैसे पेड़ पौधे इत्यादि से प्राप्त होते हैं उसे प्राकृतिक बहुलक कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए आप प्राकृतिक रबर को ले सकते हैं। प्राकृतिक रबर जो होता है वे आइसोप्रीन नामक हाइड्रोकार्बन का बहुलक होता है। प्राकृतिक रबर की संरचना में 11,000 से 20,000 इकाएं आइसोप्रीन जुड़े होते हैं। जैसे कि आप देख रहे होंगे ये जो स्ट्रक्चर है, ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये आइसोप्रीन का स्ट्रक्चर है और ऐसे ऐसे 11,000 से 20,000 की संख्या में जुड़ करके नेचुरल रबर का निर्माण करता है। यानी यहाँ पर एन की संख्या क्या हो जाएगा, यहाँ पर एन की संख्या हो जाएगा 11,000 से 20,000 के बीच। अब प्राकृतिक रबर के बारे में कुछ विशेष बातें कर लेते हैं। तो कहेंगे प्राकृतिक रबर के अगर सोर्स की बात करें तो कहेंगे इसका मुख्य सोर्स रबर वृक्ष होता है। क्या होता है, इसका मुख्य सोर्स रबर वृक्ष होता है जिसे वनस्पति में हेबा ब्रासिलियसिस कहते हैं। क्या कहते हैं, हेबा ब्रासिलियसिस कहते हैं। रबर वृक्ष में छेद कर जिसमें से दूध जैसे सफेद द्रव निकाला जाता है जिसे लैक्टेस कहते हैं। जब रबर वृक्ष में छिद्र किया जाता है तो उसमें से दूध जैसा गाढ़ा द्रव पदार्थ निकलता है और उस दूध जैसे गाढ़े द्रव पदार्थ को हम लोग क्या कहते हैं, लैक्टेक्स कहते हैं। क्या कहते हैं, लैक्टेक्स कहते हैं। अगला है रबर का गंधकीकरण। क्या है, रबर का गंधकीकरण। प्राकृतिक रबर को गंधक के साथ मिलाकर गर्म करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, रबर का गंधकीकरण कहते हैं। अब इससे होता क्या है, तो कहेंगे गंधकीकरण से रबर अधिक मजबूत, लचीला और उष्मारोधी हो जाता है। इसके बाद इस प्रक्रिया का खोज किसने किया था, गुडईयर ने किया था। किसने किया था, गुडईयर ने। अब हम लोग देखेंगे प्राकृतिक रबर का उपयोग। किसको देखेंगे, प्राकृतिक रबर का उपयोग। तो प्राकृतिक रबर का पहला उपयोग देखिए यहाँ पर हमने लिखा है गंधीकृत रबर का उपयोग दस्ताना बनाने, जैसे कि आप दस्ताना पहनते हैं वो भी रबर का बन सकता है। रबर की नली, रबर की बैंड बनाने में होता है, यानी इसका प्रयोग दस्ताना बनाने में, नली बनाने में और बैंड बनाने में भी प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा अगर दूसरा प्रयोग हम लोग देखेंगे तो कहेंगे कठोर रबर का उपयोग नालियों के निर्माण, टायर तथा
वाहक पट्टी बनाने में किया जाता है। इसके अलावा इससे मोटर गाड़ी का निलंबन यूनिट बनाए जाते हैं। निलंबन यूनिट जैसे जिसको स्वीपर कहते हैं आप। इसके अलावा अपना दूसरा टाइप है संश्लेषित रबर। पहला था प्राकृतिक बहुलक और दूसरा है संश्लेषित बहुलक। तो कहेंगे वैसे बहुलक जिन्हें प्रयोगशाला में बनाया जाता है उसे क्या कहते हैं? संश्लेषित बहुलक कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए कह सकते हैं पीवीसी, टेफ्लॉन, लाइलॉन और बेकेलाइट इत्यादि। अब ये जो बहुलक का संश्लेषण होता है, बहुलक का संश्लेषण दो प्रकार से होता है। पहला योगशील बहुलीकरण द्वारा और दूसरा संघनन बहुलीकरण द्वारा। तो अब सबसे पहले हम लोग देखेंगे योगशील बहुलीकरण को। किसे? योगशील बहुलीकरण को। तो पहला है योगशील बहुलीकरण। अब योगशील बहुलीकरण वैसे अणुओं के बीच होता है जिसमें मुख्यतः द्विबंध युक्त CH2 डबल बॉन्ड CHX प्रकार के यौगिक भाग लेते हैं। कौन भाग लेते हैं? तो कहेंगे CH2 डबल बॉन्ड CHX यौगिक भाग लेते हैं, जहां X क्या है? क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन भाग लेते हैं। अब योगशील में क्या होता है? तो कहेंगे योगशील बहुलक द्वारा प्राप्त, योगशील बहुलीकरण द्वारा प्राप्त बहुलक योगशील बहुलक कहलाता है। जो बहुलक हमें योगशील बहुलीकरण द्वारा प्राप्त होते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं? योगशील बहुलक कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए बात करेंगे पॉलीथीन। क्या कहेंगे? पॉलीथीन। और पॉलीथीन का जो कहेंगे इसका मोनोमर एथीन होता है और इसका प्रयोग आप थैला के रूप में किया जाता है। यानी इसका प्रयोग जब बाजार हम लोग जाते हैं तो सब्जी लाते हैं तो थैला में रख कर देता है। हाट बाजार कहीं से भी सब्जी लाते हैं तो अधिकतर हम लोग पॉलीथीन का प्रयोग करते हैं। और ये पॉलीथीन जो है ये एथीन का, किसका? ये एथीन का बहुलीकरण है। और इसमें किस प्रकार के बहुलीकरण का प्रयोग किया जाता है? योगशील बहुलीकरण का प्रयोग किया जाता है। दूसरा है पॉलीएस्टीरीन। पॉलीएस्टीरीन और इसका मोनोमर होता है एस्टराइन। इसका मोनोमर क्या होता है? एस्टराइन होता है तथा इसका प्रयोग संश्लेषित रबर के रूप में किया जाता है। और इसका प्रयोग किसके रूप में किया जाता है? संश्लेषित रबर के रूप में किया जाता है। अगला है टेफ्लॉन। इसका मोनोमर टेट्राफ्लोरोएथिलीन होता है। क्या होता है? टेट्राफ्लोरोएथिलीन होता है तथा इसका प्रयोग कुचालक के रूप में किया जाता है। किसके रूप में किया जाता है? कुचालक के रूप में किया जाता है। इसके अलावा है पीवीसी, जिसे पॉली वाइनाइल क्लोराइड कहते हैं। क्या कहते हैं? पॉली वाइनाइल क्लोराइड कहते हैं। और इसका मोनोमर है वाइनाइल क्लोराइड। इसका मोनोमर क्या है? वाइनाइल क्लोराइड। यानी वाइनाइल क्लोराइड को योगशील बहुलीकरण द्वारा जोड़ जोड़ करके पॉलीवाइनाइल क्लोराइड बनाया जाता है, यानी पीवीसी बनाया जाता है। अब हम लोग जानेंगे कि पीवीसी का गुण क्या होता है। तो पीवीसी के गुण के बारे में चर्चा करेंगे। तो पीवीसी एक कठोर बहुलक है। गर्म करने पर यह बहुत अधिक मुलायम नहीं होता है। यह एक कठोर बहुलक होता है और इसे जब आप गर्म करेंगे तो ये ज्यादा मुलायम नहीं होता। जल सकता है लेकिन ज्यादा मुलायम नहीं होगा। इसके अलावा यह एक उत्तम विद्युत रोधी है। क्या है? यह एक उत्तम विद्युत रोधी है। इसके अलावा अगर इसके प्रयोग की बात करेंगे तो कहेंगे चूंकि ये क्या है? विद्युत रोधी है, तो कहेंगे इसका प्रयोग किसके निर्माण में? कहेंगे केबल के निर्माण में। दूसरा टंकी के पाइप बनाने में। इसका प्रयोग दो जगह किया जाता है, केबल के निर्माण में और टंकी के पाइप बनाने में। तीसरा है, अगला है नियोप्रीन। क्या है? नियोप्रीन। इसका मोनोमर क्लोरोप्रीन होता है। इसका मोनोमर क्या होता है? क्लोरोप्रीन। अगर नियोप्रीन के गुण के बारे में चर्चा किया जाए तो कहेंगे यह तन्य होता है। क्या होता है? तन्य होता है। इसके अलावा प्राकृतिक रबर के विपरीत यह शीघ्र नहीं जलता है। प्राकृतिक रबर तुरंत जल जाता है लेकिन इसके विपरीत क्या होता है? यह शीघ्र नहीं जलता है। इस अगर तीसरा बात देखें, तीसरा गुण इसका देखें तो कहेंगे उच्च ताप पर भी यह अस्थायी होता है। क्या होता है? उच्च ताप पर भी यह अस्थायी होता है। इसके अलावा यह प्राकृतिक रबर से ज्यादा मजबूत होता है। क्या होता है? यह प्राकृतिक रबर से ज्यादा मजबूत होता है। अब इसके उपयोग के बारे में बात करते हैं तो कहेंगे गाड़ी के टायर बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। उसके अलावा विद्युत रोधी तार तथा केबल बनाने में भी इसका प्रयोग किया जाता है। अगला टाइप है संघनन बहुलीकरण। क्या है? संघनन बहुलीकरण। और कहेंगे संघनन बहुलीकरण में द्वि या बहुक्रियाशील अणु परस्पर संघनित होकर बृहद अणु या बहुलक बनाता है। जैसे अगर बात करते हैं हम लोग लाइलॉन का। किसका बात करते हैं? लाइलॉन का। अब देखिए लाइलॉन एक पॉली अमाइड रेशा है। क्या है ये?
पॉलीअमाइड रेशा है जिसके 2 बहुलक होते हैं। कितने बहुलक होते हैं? 2 बहुलक। पहला होता है लाइलोन 66 और दूसरा होता है लाइलोन 6। पहला लाइलोन 6 और दूसरा है लाइलोन 66 और दूसरा है लाइलोन 6। अब उसके बाद है पॉलिएस्टर। कहेंगे पॉलिएस्टर के बारे में तो कहेंगे इसे सबसे पहले इंग्लैंड में बनाया गया था। कहाँ बनाया गया था? इंग्लैंड में बनाया गया था। हाइड्रो ऑक्जेलिक एवं हाइड्रोक्सिलिक के बीच हाइड्रोक्सिक एवं कार्बो ऑक्जेलिक हाइड्रो ऑक्जेलिक एवं कार्बो ऑक्जेलिक के बीच अभिक्रिया के फलस्वरूप एस्टर निर्मित होता है। जब हाइड्रो ऑक्जेलिक और कार्बो ऑक्जेलिक की अभिक्रिया कराई जाती है तब क्या बनता है? तब एस्टर बनता है। क्या बनता है? एस्टर बनता है। तथा एस्टर के बहुलीकरण से क्या बनता है? पॉलिएस्टर का निर्माण होता है। एस्टर पहले बनता है हाइड्रोकार्बो ऑक्जेलिक और कार्बन ऑक्जेलिक से, और दोनों की अभिक्रिया से एस्टर बनाया जाता है और एस्टर के बहुलीकरण द्वारा पॉलिएस्टर बनता है। इसके बाद अगला है बेकेलाइट। क्या है? बेकेलाइट। कहेंगे बेकेलाइट विद्युत रोधी तथा उष्मा प्रतिरोधी है, अतः इससे विद्युत उपकरण तथा खाना बनाने के बर्तन के हैंडल, विद्युत प्लेट, बिजली के प्लग तथा स्विच इत्यादि बनाए जाते हैं। बेकेलाइट उष्मादिष्ट प्लास्टिक होते हैं। क्या होते हैं? उष्मादिष्ट प्लास्टिक होते हैं। अब हम लोग बातचीत कर लेते हैं कि ये उष्मीय प्लास्टिक क्या होता है, उष्मादिष्ट प्लास्टिक क्या होता है। सबसे पहले हम लोग जानेंगे उष्मीय प्लास्टिक के बारे में। तो कहेंगे वह प्लास्टिक जो बार बार गर्म किए जाने पर मुलायम हो जाते हैं, जिससे उसकी आकार आवश्यकता अनुसार बार बार परिवर्तित की जाए उसे उष्मीय प्लास्टिक कहते हैं। मतलब वैसे प्लास्टिक जिसे आप बार बार गर्म करते हैं, मुलायम करते हैं तो उसका आकार क्या होता है? बदल जाता है, और गर्म करके आवश्यकता अनुसार आप उसका आकार बदल सकते हैं। तो अगर किसी भी प्लास्टिक को अगर आप गर्म करके बार बार उसका आकार बदल सकते हैं तो वैसे प्लास्टिक को आप लोग उष्मीय प्लास्टिक कह सकते हैं, या वैसे प्लास्टिक को उष्मीय प्लास्टिक कहते हैं। जैसे पॉली पॉलीएथीन पॉलीएथीन या पॉलीप्रो पॉलीप्रोपिलीन या पीवीसी इत्यादि। उसके बाद एक होता है उष्मीय दिष्ट प्लास्टिक। क्या होता है? उष्मीय दिष्ट प्लास्टिक। उष्मीय दिष्ट प्लास्टिक वैसा प्लास्टिक है जिसको गर्म करने पर मुलायम बन जाता है। गर्म करने पर क्या बन जाता है? मुलायम बन जाता है, और इस अवस्था में उसे मनवांछित आकार में ढाल दिया जाता है। यहाँ पर सॉरी दिया जाता होगा, द होगा ये द होगा, ढाल दिया जाता है। इसके बाद ठंडा करने पर वह कड़ा हो जाता है तथा फिर गर्म करने पर मुलायम नहीं होता है। मतलब एक बार आप उसे गर्म करके जो चाहे मन में ढाल दीजिए वो ढल जाएगा, लेकिन दोबारा यदि आप उसे गर्म कीजिएगा तब वो मुलायम नहीं होगा। ऐसे प्लास्टिक हम लोग उष्मादिष्ट प्लास्टिक कहते हैं, और इसका बेस्ट उदाहरण है बेकेलाइट। इसका बेस्ट उदाहरण क्या है? बेकेलाइट। इसके बाद एक आता है इलास्टोमर। क्या आता है? इलास्टोमर, जिसमें इलास्टिसिटी हो, लचीलापन हो। क्या हो? इलास्टिसिटी हो, जिसमें लचीलापन हो। कहेंगे वैसे बहुलक जिसे बल द्वारा आसानी से फैलाया जा सके तथा बल हटाने पर जो पूर्व आकार ग्रहण कर सके उसे इलास्टोमर कहते हैं। क्या कहते हैं? इलास्टोमर। जैसे रबर देखिए, ऐसे घुमाएंगे फिर आ जाएगा, घुमाएंगे जैसे खींचेंगे तो न मर जाता है, और फिर बल छोड़ेंगे फिर सामान्य स्थिति में चलाता है। तो रबर को आप क्या कह सकते हैं? इलास्टोमर कह सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए याद रखेंगे प्राकृतिक रबर। क्या याद रखेंगे? प्राकृतिक रबर। अगला है जैव निम्नीकरणीय बहुलक। क्या है? जैव निम्नीकरणीय बहुलक। कहेंगे वे बहुलक जिसके अपघटन नहीं के बराबर होते हैं या फिर जिसके अपघटन में वर्षों लग जाते हैं उसे जैव निम्नीकरणीय बहुलक कहते हैं। मतलब कुछ ऐसे बहुलक होते हैं जो अपघटित होता ही नहीं है, बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है, उसे कहते हैं जैव निम्नीकरणीय बहुलक। जैसे कि पॉलीथीन है, प्लास्टिक है, पॉलीथीन इत्यादि। तो दोस्तों कैसा लगा आपको हमारा ये वीडियो? कमेंट करके बतलाइएगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए।
अगले यानी नेक्स्ट वीडियो में हम इससे संबंधित कुछ क्वेश्चंस लेकर आएंगे जो कि आप देख रहे होंगे। यहाँ पर बहुत सारे प्रश्न हैं जो हम आपके लिए लेके आएंगे, आप देख रहे होंगे। ये कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और इसका हम वीडियो इसके लिए हम अलग से एक फ्रेश वीडियो बना देंगे और उसमें जितने भी ऑब्जेक्टिव है बहुलक से संबंधित सारा ऑब्जेक्टिव आपको हम दे देंगे। तो दोस्तों अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, साथ ही साथ यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए एवं दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी लाभ मिल सके, क्योंकि वे भी क्लास 12th में हैं और वे भी 12th की तैयारी करते हैं। तो चलिए मिलते हैं कभी किसी अगले नए वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।